हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का हिंदी होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। फ्रेंड्स, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। फ्रेंड्स, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एस्से है। क्या है? एस्से है, यानी यह एक निबंध है। आइए आगे पढ़ते हैं महात्मा गांधी के बारे में इसमें क्या क्या लिखा गया है, क्योंकि इस एस्से से तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, लेकिन महात्मा गांधी के बायोग्राफी यानी इनके जीवन से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें लिखा गया है मोहनदास करमचंद गांधी was born in 1869 and died in 1948। यानी मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम था। इनका जन्म 1869 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1948 में हो गई। पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। इसमें लिखा गया पॉपुलरली नोन एज मतलब वह जाने जाते थे, यानी वह लोकप्रिय थे। किस रूप में? तब बापू और द फादर ऑफ द नेशन यानी राष्ट्रपिता के रूप में। वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन का मतलब होता है नेता, स्पिरिचुअल लीडर का मतलब होता है आध्यात्मिक नेता। तो मतलब ये नेता कम और आध्यात्मिक नेता ज़्यादा थे, यानी स्पिरिचुअल लीडर ज़्यादा थे। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प द इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। इसके हिंदी को समझते हैं। इसमें लिखा गया है ही सक्सेसफुली यूज्ड मतलब उन्होंने, सक्सेसफुली का मतलब होता है सफलतापूर्वक, उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया किसका? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस यानी सत्य और अहिंसा का। एज द चीफ वेपन्स मुख्य अस्त्र के रूप में, अगेंस्ट के विरुद्ध यानी किसके विरुद्ध, किसके खिलाफ? द ब्रिटिश रूल यानी अंग्रेजी शासन के खिलाफ। इन इंडिया कहाँ पर? भारत में। एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस और भारत को इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी दिलाने में इन्होंने क्या किया? हेल्प किया, मदद किया। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे जो महात्मा गांधी है अंग्रेज़ों के शासन के खिलाफ मुख्य अस्त्र के रूप में, चीफ वेपन्स के रूप में ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस यानी सत्य और अहिंसा का प्रयोग किए और भारत को क्या करवाए? आज़ाद करवा दिए। देखिए आगे इनके बारे में क्या लिखा गया है, समझते हैं। फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। यानी 1915 से लेकर 1948 तक इंडियन पॉलिटिक्स में, भारतीय राजनीति में किसका प्रभाव रहा? पूर्ण रूप से प्रभाव रहा किनका? महात्मा गांधी का। आगे लिखा गया इनके बारे में ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन 13 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को एक फैनेटिक मतलब एक पागल के हाथों, एक कट्टरपंथी के हाथों इनकी हत्या कर दी गई। हिज ऑटोबायोग्राफी इनकी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है आत्मकथा। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ एंड द न्यूमरस articles that he wrote for Young India and the speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also as a great master of chess idiomatic English। इसके हिंदी को समझते हैं। इसमें लिखा गया है इनका ना ऑटोबायोग्राफी मतलब इनका जो आत्मकथा है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, अगर आप इसे पढ़ेंगे एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, और ये जो न्यूमरस मतलब होता है बहुत सारा, अनेकों, और इन्होंने बहुत सारा जो आर्टिकल्स लिखा, बहुत सारा जो लेख लिखा, किसके लिए? यंग इंडिया के लिए। यंग इंडिया एक न्यूज़पेपर था, इसके लिए ना लेख लिखा करते थे। तो यंग इंडिया के लिए जो भी लेख लिखे उसको अगर आप पढ़ते हैं या इनका माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ को पढ़ते हैं, आगे लिखल है और द स्पीचेस दैट है डिलीवर्ड, और उन्होंने जो स्पीच दिया, जो भाषण दिया ऑन डिफरेंट ओकेजन्स मतलब अलग अलग अवसरों पर उन्होंने जो भाषण दिया था, जो स्पीच दिया था उसको सुनते हैं, या यंग इंडिया के लिए जो ये लेख लिखे हैं उसको पढ़ते हैं, या माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ को पढ़ते हैं। रिवील हिम तो मतलब इससे पता चलता है नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर। जब आप इनके बुक को पढ़ेंगे और इनके भाषण को सुनेंगे तब ना रिवील हिम मतलब तब पता चलता है उनके बारे में कि वो जो थे ना ओरिजिनल थिंकर थे। क्या थे? ओरिजिनल थिंकर मतलब एक मौलिक विचारक थे। बट ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस, लेकिन साथ ही वह
ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट मतलब बहुत बड़े, मास्टर मतलब होता है ज्ञाता जानकार, और ग्रेट मतलब होता है महान, तो वह महान जानकार थे किस चीज़ का, तो चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश, मतलब चेस्ट मतलब होता है शुद्ध, और आइडियोमेटिक का मतलब होता है मुहावरेदार, और इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी। यानी ये ना मौलिक विचारक ही नहीं, इसके साथ साथ मतलब शुद्ध और आइडियोमेटिक यानी मुहावरेदार अंग्रेजी के बहुत बड़े मास्टर थे, बहुत बड़े जानकार थे। इसको मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ, हमारे महात्मा गांधी जी जो हैं ये माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखे थे, और यंग इंडिया के लिए बहुत सारा आर्टिकल भी लिखे थे। उसको अगर आप पढ़ते हैं और इनके भाषण को सुनते हैं तब पता चलेगा कि वह ओरिजिनल थिंकर यानी मौलिक विचारक भी हैं, और उसके साथ साथ शुद्ध और मुहावरेदार अंग्रेजी के ग्रेट मास्टर है, मतलब बहुत बड़ा जानकार है, बहुत बड़े ज्ञानी है। किस चीज़ का, तो चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश यानी शुद्ध और मुहावरेदार अंग्रेजी के। आगे लिखल है, इसमें पढ़ते हैं इसको। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, देखिए ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है ये ऐसे तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक्सट्रैक्ट भी है, यानी ये जो है ना किसी का हिस्सा भी है। तो ये किसका हिस्सा है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ का, मतलब इनका जो ये बुक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, उसी से इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को लिया गया है, इसीलिए ना इसको एक्सट्रैक्ट कहा जाता है। लिखा है इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है गांधी जी टॉक्स अबाउट, इसमें ना गांधी जी बात करते हैं किसके बारे में, अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय सभ्यता जो है ना इसका जो साउंड फाउंडेशन है, मतलब इसका जो मजबूत नींव है, इसका जो मजबूत आधार है, इसके बारे में वह बात करते हैं। और वह कहते हैं which has successfully withstood the passage of time, मतलब passage of time का मतलब होता है बीतता हुआ समय या बीता हुआ समय। बीतते हुए समय के साथ ये जो अपना इंडियन सिविलाइजेशन है, अपना जो भारतीय सभ्यता है वो बिल्कुल अभी भी अडिग है, मतलब जैसे पहले था ना बिल्कुल वैसे ही है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। और इसी के बारे में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में महात्मा गांधी बात करते हैं कि हमारा जो भारतीय सभ्यता है बदलते हुए समय के साथ अभी भी जैसे था बिल्कुल वैसे ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। देखिए आगे इसमें क्या लिखा गया है, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन व्हिच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल विंग। आइए अब इसके हिंदी को समझते हैं। इसमें लिखा गया है ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी जो पश्चिमी सभ्यता है, या पश्चिमी सभ्यता का मतलब होता है जो पश्चिम दिशा में जितने भी कंट्री आते हैं, पश्चिम दिशा में जितने भी देश आते हैं उसको ना मतलब वहाँ के रहने वाले जो लोग जिस सभ्यता का पालन करते हैं उसे हम लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी द वेस्टर्न सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द which has the tendency to privilege materiality cannot match the Indian civilization that elevates the moral wing। मतलब महात्मा गांधी कहते हैं कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ना वह इंडियन सिविलाइजेशन का मैच मतलब बराबरी कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है मटेरियलिटी को प्रिविलेज करता है, मतलब उसको ना ये ज़्यादा वरीयता देता है, भौतिकवाद को ये ज़्यादा वरीयता देता है, इंपॉर्टेंस देता है, यानी भौतिकवाद को ये बढ़ावा देता है। लेकिन अपना जो इंडियन सिविलाइजेशन है, भारतीय सभ्यता है, वह एलिवेट करता है, आगे बढ़ाता है किस चीज़ को, मोरल विंग को यानी नैतिकता को। महात्मा गांधी कहते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन भौतिकवाद को बढ़ावा देता है, मतलब वस्तुओं को बढ़ावा देता है, लेकिन अपना इंडियन सिविलाइजेशन मोरल विंग यानी नैतिकता को बढ़ावा देता है। और यही वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन में अंतर है। तो फ्रेंड्स आइए अब देखते हैं पैराग्राफ नंबर 1 में महात्मा गांधी क्या क्या कहते हैं इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए इनके बारे में पैराग्राफ नंबर 1 में क्या क्या लिखा गया है। सबसे पहले ऊपर लिख दिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति, मतलब इसी का ये पैराग्राफ नंबर 1 है। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या क्या बताया गया है। इसमें लिखा गया है आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ एवॉल्व्ड इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के पहले पैराग्राफ के पहले लाइन में कहते हैं आई बिलीव दैट, मुझे विश्वास है कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ एवॉल्व्ड, कि मतलब जिस सभ्यता का जिस सिविलाइजेशन का विकास इंडिया ने किया, एवॉल्व मतलब होता है विकास करना यानी निर्माण करना, जिस सभ्यता का निर्माण इंडिया ने किया है, भारत ने किया है,
इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, संसार में कोई उसे बीटन यानी हरा नहीं सकता है, कोई इसकी बराबरी नहीं कर सकता है, कोई इसको पीछे नहीं कर सकता है। भारतीय सभ्यता के बारे में हमारे महात्मा गांधी का यही विचार है और इनको विश्वास भी है कि हमारे भारतीय लोगों ने जिस सभ्यता का विकास किया है, संसार में कोई उसे बीटन यानी हरा नहीं सकता है। देखिए आगे वह क्या कहते हैं, नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई आवर एंसेस्टर्स। इसमें लिखा गया है नथिंग कैन इक्वल मतलब कोई भी बराबरी नहीं कर सकता, इक्वल मतलब होता है बराबरी करना, कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है द सीड्स सोन बाई आवर एंसेस्टर्स, मतलब हमारे एंसेस्टर्स हमारे पूर्वजों ने जो बीज बोया है, सभ्यता का जो बीज बोया है, जिस सभ्यता का निर्माण किया है, नथिंग कैन इक्वल मतलब कोई भी उसका बराबरी नहीं कर सकता है। देखिए आगे ये क्या कहते हैं, रोम वेंट ग्रीस शेयर्ड द same fate, the might of the pharaohs was broken, Japan has become westernized of China, nothing can be said, but India is still somehow or other sound at the foundation। देखिए इसके हिंदी को समझते हैं। महात्मा गांधी ना उदाहरण देते हुए कहते हैं रोम वेंट मतलब ये जो रोम है ना, रोम का नाश हो गया, रोम एक देश था, रोम मिट गया, ग्रीस शेयर्ड द सेम फैट, ग्रीस का भी वही हश्र हुआ, द माइट ऑफ द फिरोज वाज ब्रोकन, ये जो फिरोज था इजिप्ट का शासक था, मतलब इजिप्ट का राजा था, इसका भी मतलब जो माइट मतलब इसका जो शक्ति था ना वो भी ख़त्म हो गया, वो भी टूट गया। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज, जापान का भी पश्चिमीकरण हो गया। चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, बट इंडिया इज स्टिल सम हाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, लेकिन अपना जो इंडिया है ना कैसे भी अपने साउंड फाउंडेशन पे मतलब अपने मजबूत नींव पे अभी भी स्टिल है, मतलब स्थिर है, अडिग है। देखिए इसके हिंदी को समझते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि ये जो रोम है उसका भी नाश हो गया, ग्रीस का भी वही असर हुआ, ये जो ताकतवर जो राजा था, शासक था फिरोज इजिप्ट के यानी मिस्र के, उसका भी शक्ति ख़त्म हो गया। मतलब जापान जो है ना वो भी पश्चिमी सभ्यता को फॉलो करने लगा। चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इतना सारा परिवर्तन हुआ, इतना सारा बदलाव हुआ, उसके बावजूद भी अपना इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता बदला नहीं। देखिए आगे इसमें क्या लिखा गया है, आगे इसमें लिखा गया है द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम व्हिच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। देखिए इसके हिंदी को समझते हैं। यूरोप के जो लोग हैं, द पीपुल ऑफ यूरोप का मतलब होता है यूरोप के लोग, ठीक है। तो यूरोप के जो लोग हैं लर्न देयर लेसन मतलब वह ना अपना लेसन अपना ना मतलब पाठ सीखते हैं यानी ज्ञान का अर्जन करते हैं फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम, मतलब ग्रीस और रोम के जो व्यक्ति है और वो जो राइटिंग्स मतलब वो जो बुक लिखते हैं ना, उसी से यूरोप के लोग ज्ञान का अर्जन करते हैं। व्हिच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन द देयर फॉर्मर ग्लोरी, और ये ग्रीस और रोम जो है ना इसका जो फॉर्मर ग्लोरी था, इसका जो प्राचीन जो गौरव था, इसका जो प्राचीन पुराना जो इतिहास था वो एग्जिस्ट नहीं मतलब आज नहीं है, मतलब उसका ना ग्रीस और रोम का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। और यहीं के लोगों के पुस्तकों को पढ़कर यूरोप के आदमी सब ना ज्ञान का अर्जन करता है। देखो आगे इसमें क्या लिखा गया है, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियन इमेजिन दैट दे विल एवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम। देखिए ये यूरोप के आदमी सब जो है मतलब ग्रीस और रोम के लेखकों के द्वारा लिखी गई पुस्तक को पढ़ के ज्ञान अर्जन करता है। और ये लोग कहते क्या है कि ग्रीस और रोम, ठीक है, ग्रीस और रोम जो मिस्टेक किया, जो गलती किया, उसको ना हम गलती नहीं करेंगे, उस गलती को हम एवॉइड करेंगे, उससे हम दूर रहेंगे। मतलब यूरोप के जो आदमी सब है ना रोम और ग्रीस के पुस्तक को पढ़ के ज्ञान का अर्जन करता है, और रोम और ग्रीस जो गलती किया है वो गलती ही न करेगा, ऐसा ये इमेजिन करता है, ऐसा ये सोचता है। सच इज़ देयर पिटिएबल कंडीशन, और यही तो उसका पिटिएबल कंडीशन है, मतलब बुरी स्थिति है, दयनीय स्थिति है। किसकी था? यूरोप की। देखिए फ्रेंड्स पहला पैराग्राफ में ये बताया गया है कि अपना जो इंडियन सिविलाइजेशन है इस पे महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा विश्वास और भरोसा है कि हमारे भारतीय लोगों ने जिस सभ्यता का विकास किया है इसको संसार में कोई हरा नहीं सकता है। हमारे पूर्वजों ने सभ्यता का जो बीज बोया है उसका बराबरी इक्वल कोई नहीं कर सकता है। वह उदाहरण देते हुए बताते हैं रोम भी मिट गया, ग्रीस भी मिट गया,
फिरौज जो था इसका शक्ति ख़त्म हो गया, जापान भी पश्चिमी सभ्यता को फॉलो करने लगा, पालन करने लगा, चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, इतना सब कुछ बदल गया। लेकिन फिर भी अपन जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो अपने मजबूत नींव पे अभी भी स्टिल है, मतलब अडिग है, अभी भी उस पर अड़ा हुआ है। आगे महात्मा गांधी कहते हैं कि यूरोप के आदमी सब जो है ना रोम और ग्रीस के पुस्तक को पढ़ के ज्ञान का अर्जन करता है, और रोम और ग्रीस जो गलती किया है ना वो गलती ही न करेगा, ऐसा यह सोचता है, ऐसा ये इमेजिन करता है। और इसका जो इमेजिनेशन है, इसका जो ये सोच है, यही इसका पिटिएबल कंडीशन है, यानी बुरी स्थिति है। आइए फ्रेंड्स इसका दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, इसमें क्या बताया गया है। दूसरा पैराग्राफ में लिखा गया है इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, मतलब इन सब के बीच, किसके बीच, तो इतना सारा परिवर्तन हुआ, रोम का नाश हो गया, ग्रीस का नाश हो गया, जापान का पश्चिमीकरण हो गया, ये सब जितने भी बदलाव हुए, इन सब के बीच इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, मतलब भारत जो है ना अभी भी इमूवेबल है, मतलब अडिग है, एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही इसका ग्लोरी है, यही इसका सौंदर्य है, यही इसका सुंदरता है, यही इसका गौरव है। मतलब सारा जो मतलब कंट्री था, देश था, वो सब ना पश्चिमी सभ्यता को फॉलो कर करके खुद को नाश कर लिया, खुद के अस्तित्व को खो बैठा। इतना सब कुछ हुआ, इतना परिवर्तन हुआ, लेकिन फिर भी इंडिया बदला नहीं। इंडिया जैसे था ना वैसे ही रह गया, इमूवेबल रह गया, मतलब अडिग रह गया, और यही इसका क्या ग्लोरी है, सौंदर्य यानी सुंदरता है। देखिए आगे इसमें क्या लिखा गया है, इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपुल आर सो uncivilized, ignorant and stolid that it is not possible to induce them to adopt any changes। देखिए इट इज ए चार्ज, मतलब यह आरोप है, हम लोगों पे यह आरोप है, अगेंस्ट इंडिया मतलब इंडिया के खिलाफ, इंडिया के प्रति मतलब एक आरोप है, दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, कि यहाँ के जो लोग हैं, भारतीय लोग जो है ना अनसिविलाइज्ड है, मतलब असभ्य है, इग्नोरेंट मतलब अनपढ़ है, एंड स्टॉलिड, और यहाँ के जो लोग हैं ना वह जिद्दी है, मतलब मूर्ख है, दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू एडॉप्ट एनी चेंजेस, क्योंकि वो जो है ना किसी भी चेंजेस को, किसी भी परिवर्तन को एडॉप्ट ही नहीं करना चाहते। मतलब अदर कंट्री वाला सब ना इंडिया पर आरोप लगाता है कि यहाँ के आदमी सब जो है ना परिवर्तन को एडॉप्ट नहीं करता है, अपनाता नहीं है, इसीलिए यहाँ के आदमी सब क्या असभ्य है, मतलब ये सब इग्नोरेंट है, मतलब अनपढ़ है, स्टॉलिड जिद्दी है, मूर्ख है। ये बात कौन बोलता है, दूसरा कंट्री सब बोलता है। हम लोग जो है परिवर्तन को एक्सेप्ट करते ही नहीं है, इसीलिए कुछ लोग जो है, कुछ कंट्री जो है, कुछ देश जो है वो हम लोगों पे क्या लगाता है, आरोप लगाता है। देखिए आगे क्या लिखा गया है, इट इज़ ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। महात्मा गांधी कहते हैं कि बाकी कंट्री वाला सब जो हम लोग को कहता है कि हम लोग असभ्य है, अनपढ़ है, हम लोग मूर्ख है, तब वास्तव में ये हमारे मेरिट पे, ये हमारी योग्यता पे लगाया गया एक बहुत बड़ा क्या है, मतलब चार्ज है, मतलब बहुत बड़ा आरोप है। मतलब हम लोग ना नहीं बदलते हैं, हम लोग परिवर्तन खुद को नहीं करते, खुद को परिवर्तित नहीं करते हैं, दूसरों को देखा देखी हम लोग जो है खुद को नहीं बदलते हैं, ये हमारी मेरिट है, हमारी योग्यता है। लेकिन कुछ लोग ना हमारी मेरिट पे, हमारी योग्यता पे उंगली उठाते हैं, आरोप लगाते हैं कि यहाँ के आदमी सब ना मूर्ख है, अनपढ़ है, इसीलिए किसी भी परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करता है, एडॉप्ट नहीं करता, अपनाता नहीं है। देखिए आगे क्या लिखा गया है, व्हाट वी have tested and found true on the anvil of experience we dare not change। महात्मा गांधी कहते हैं कि जिस सभ्यता के विकास हमारे पूर्वजों ने किया है उसको हम लोगों ने टेस्ट किया है, मतलब जांचा है, मतलब परखा है, एंड फाउंड ट्रू, और उसको ना सही पाया है, ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस मतलब अनुभव के आधार पर जिस सभ्यता को हम लोगों ने सच पाया है, सत्य पाया है, उसको ना चेंज करने की, उसको परिवर्तित करने की, उसको बदलने की हमारी हिम्मत नहीं है। महात्मा गांधी कहते हैं कि जिस सभ्यता को हम लोगों ने अपने अनुभव के आधार पर उसको जांचा है, टेस्ट किया है, परखा है और उसको सही पाया है, उसमें परिवर्तन करने की, उसमें चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए आगे कहते हैं, मेनी thrust their advice upon India and she remains steady। मतलब many thrust मतलब बहुत सारे
बहुत सारे एडवाइस, बहुत सारा जो सलाह है ना, थ्रस्ट मतलब थोपने की कोशिश की गई इंडिया पर, लेकिन भारत पे, लेकिन भारत जो है ना सी रिमेन्स स्टडी, लेकिन वह फिर भी अडिग रहा, मतलब स्थिर रहा। मतलब ये जो है बहुत सारे कंट्री के जो लोग हैं हमारे इंडिया पर अपना सुझाव देना चाहे कि ये सब जो है मतलब खुद में परिवर्तन नहीं लाता है, ये सब किसी भी चेंजेस को एडॉप्ट नहीं करता, अपनाता नहीं है। बहुत सारे लोग जो है ना हमको मतलब सब सुझाव दिए हम लोगों को, इंडियन लोगों को, लेकिन हम लोग जो है उसके सुझाव को सुने ही नहीं, मतलब अडिग रह गए। हम लोग सोचे कि नहीं, हम लोग जो है वो बिल्कुल सही है, दिस इज़ हर ब्यूटी। और हम लोग के ऊपर जितना भी सुझाव दिया गया उसको हम लोगों ने अपनाया नहीं। यही तो हम लोग का ब्यूटी है, मतलब सौंदर्य है, सुंदरता है। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, यही हमारे होप मतलब उम्मीदों का आधार है। सीट एंकर का मतलब होता है आधार, तो हमारी उम्मीदों का आधार कौन है? हम लोग बदलते नहीं हैं, हम लोग जैसे थे बिल्कुल वैसे ही, दूसरों को देखा देखी हम लोग खुद में परिवर्तन नहीं लाते हैं। यही हमारा क्या ब्यूटी है, सौंदर्य है, और यही हमारा क्या है, उम्मीदों का आधार भी है। देखिए सेकेंड पैराग्राफ में बताया गया था कि बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत सारे बदलाव आया, उसके बावजूद भी अपना जो भारतीय सभ्यता है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और यही भारत का क्या ग्लोरी है, सौंदर्य है। और बाकी जो लोग हैं वह भारत पे, इंडिया पे आरोप लगाते हैं कि भारत के आदमी सब असभ्य होता है, अनपढ़ होता है, मूर्ख होता है, जिद्दी होता है, क्योंकि वह किसी भी चेंजेस परिवर्तन को एडॉप्ट ही नहीं करना चाहता है। लेकिन वास्तव में ये हमारी योग्यता, हमारे मेरिट पे लगाया गया बहुत बड़ा आरोप है। हम लोग जिस सभ्यता को जांचे हैं, परखे हैं और उसको अनुभव के आधार पर सही पाए हैं, उसमें चेंज यानी परिवर्तन करने की कोई ज़रूरत नहीं, परिवर्तन करने की और बदलाव करने की हमारी हिम्मत भी नहीं है। बहुत सारे जो लोग हैं इंडिया को सुझाव देना चाहते हैं, लेकिन हम लोग उसको सुझाव लेना नहीं चाहते हैं, और यही हमारे इंडिया का ब्यूटी है, और यही हमारे होप यानी उम्मीदों का आधार भी है। दूसरा पैराग्राफ में यही बताया गया था। देखते हैं तीसरा पैराग्राफ में क्या बताया गया है। तीसरा पैराग्राफ में लिखा गया है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। देखिए इसके हिंदी को समझते हैं। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, मोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है आचरण का तरीका। मतलब सिविलाइजेशन ना वह एक ऐसा आचरण है, एक ऐसा आचरण का तरीका है, व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो मैन को, इंसान को पाथ ऑफ ड्यूटी यानी कर्तव्य के रास्ते को पॉइंट आउट करता है यानी बताता है। सिविलाइजेशन क्या है? तो इंसान को ना कर्तव्य के रास्ते को बतलाता है। कौन? तो सिविलाइजेशन यानी सभ्यता। आगे लिखा है, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। इसके हिंदी को समझ लेते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य पालन, मतलब अपने ड्यूटी को करना। ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी और नैतिकता का पालन करना आर कन्वर्टिबल टर्म्स। ये दोनों जो है ना एक दूसरे का कन्वर्टिबल टर्म्स है, यानी अगर हम नैतिकता का पालन कर रहे हैं इसका मतलब हम अपने ड्यूटी को सही तरीके से कर रहे हैं, या हम अपने ड्यूटी को सही तरीके से कर रहे हैं यानी हम नैतिकता का पालन कर रहे हैं। इसके हिंदी को समझते हैं। मेरा काम है पढ़ना, अगर हम पढ़ रहे हैं तो नैतिकता का पालन कर रहे हैं। अगर हम नैतिकता का पालन कर रहे हैं यानी अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं। इसी को इंग्लिश में क्या लिख दिया गया है? ऑब्जर्वेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। सॉरी, यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी होगा एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, ये दोनों कैसा टर्म है? कन्वर्टिबल टर्म्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर डैश, तब बोल देंगे कन्वर्टिबल टर्म्स। ठीक है। ये भी पूछा जाता है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन द डैश द पाथ ऑफ ड्यूटी। आइए आगे समझते हैं इसमें क्या लिखा गया है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। देखिए इसमें लिखा गया है, टू ऑब्जर्व मोरालिटी यानी नैतिकता का पालन, इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड पैशन। अगर हम नैतिकता का पालन करते हैं तो हमारे मन पे, हमारे शौक़ पे, हमारे जो शौक़ है, हमारे जो पैशन है उस पर ना हम क्या कर लेंगे? मास्टरी, उस पर ना हमारा अधिकार प्राप्त हो जाएगा। यानी हमारा जो मन है, हमारा जो शौक़ है उसमें ना कंट्रोल हो जाएगा, नियंत्रण आ जाएगा यदि हम मोरालिटी का यानी नैतिकता का पालन कर रहे हैं। हमारा जो मन है वो भटकेगा नहीं, हमारा जो शौक़ है, हमारा जो ख्वाहिश है वो बढ़ेगा नहीं अगर हम नैतिकता का पालन करते हैं। इसी को क्या लिख दिया गया है? टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज़ टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड पैशन, यानी हमारे माइंड्स, मन और हमारी जो ख्वाहिश है उस पर ना हमारा ना मास्टरी मतलब हमारा अधिकार प्राप्त हो जाएगा। हम नियंत्रित कर लेंगे अपने मन और शौक़ को। हम मतलब हमारा जो मन है वो आगे बढ़ेगा नहीं, हमारा जो मन है इधर उधर विचलित नहीं होगा अगर हम नैतिकता का पालन करते हैं।
देखिए आगे लिखा गया है सो डूइंग, मतलब ऐसा करके वी नो आवर सेल्व्स, अगर हम ऐसा करते हैं तो इस प्रकार से हम खुद को जान पाएंगे, खुद को समझ पाएंगे। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, यानी गुजरात में, ठीक है, यानी गुजराती में इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुजरात में ना सिविलाइजेशन यानी सभ्यता के इक्विवेलेंट मतलब सभ्यता के बराबर क्या होता है, गुड कंडक्ट होता है। यानी गुजरात में सिविलाइजेशन को ना गुड कंडक्ट मतलब अच्छे आचरण के बराबर माना गया है। ये भी मतलब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स डैश, तो आंसर कर देंगे गुड कंडक्ट, मतलब सिविलाइजेशन का अर्थ क्या होता है, गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण। आइए आगे देखते हैं 4 नंबर पैराग्राफ में क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है इफ़ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स एंड दिस इज एज इट शुड बी। देखिए इसमें लिखा, महात्मा गांधी कहते हैं इफ़ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, मतलब जो डेफिनेशन जो परिभाषा सभ्यता का दिया गया है, देन इंडिया एज सो मैनी राइटर्स मतलब भारतीय लेखकों द्वारा, भारत के अनेकों लेखकों द्वारा सभ्यता का जो डेफिनेशन जो परिभाषा दिया गया है, यदि वह करेक्ट है, यदि वह सही है, हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स एंड दिस इज एज इट शुड बी, मतलब हमारे जो बहुत सारे राइटर्स हैं उन्होंने कहा है भारतीय सभ्यता के बारे में कि भारतीय सभ्यता को ना, भारतीय सभ्यता को फॉलो करने वाले जो लोग हैं उनको ना किसी से भी कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, वह जैसा है ना बिल्कुल सही है, एज इट शुड बी मतलब वह जैसा बिल्कुल वैसे ही रहना चाहिए। भारतीय सभ्यता का डेफिनेशन क्या है कि मतलब हमें ना किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं, हम जो है ना बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको हम लोगों ने जांचा है और परखा है और अपने सभ्यता को सही पाया है, तो इसमें हमें किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, हम जैसे वैसे बिल्कुल अच्छे हैं। देखिए 5 नंबर पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है, वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड। देखिए महात्मा गांधी कहते हैं 5वां पैराग्राफ में वी नोटिस दैट कि हम लोगों ने नोटिस किया है, हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है, मतलब हम लोगों ने ये जांचा है परखा है, हम लोगों ने ये पता किया है कि माइंड जो होता है, मन जो होता है, इज ए रेस्टलेस बर्ड मतलब वह एक बेचैन पक्षी होता है, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स मतलब इसको ना जितना प्राप्त होता है, इसको जितना मिलता है उतना ही इसकी ख्वाहिश मतलब इसके चाहत बढ़ते जाती है। मतलब अगर ना आज हमको 1 करोड़ रुपया हो गया तो हमारा ना ख्वाहिश और बढ़ जाए कि काश मुझे 2 करोड़ रुपया हो जाता, तो हमारा जो मन है ना, हमारा जो माइंड है रेस्टलेस बर्ड है, मतलब बेचैन पक्षी है, ये कभी भी मतलब सेटिस्फाइड नहीं होता है, कभी भी मतलब संतुष्ट नहीं होता है। देखिए वही बात इसमें लिखा गया है एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड मतलब ये हमेशा असंतुष्ट रहता है, इसको जितना मिलता है उतना इसका क्या बढ़ते जाता है, ख्वाहिश बढ़ते जाता है। माइंड कैसा बर्ड है, तो रेस्टलेस बर्ड है। अच्छा इसकी ख्वाहिश कभी पूरी होती है तो नहीं, मतलब इसकी इच्छाएं हमेशा बढ़ती जाती है, और ये कभी सेटिस्फाइड होता है तो नहीं, ये अनसेटिस्फाइड रहता है यानी असंतुष्ट रहता है। देखिए आगे इसमें क्या लिखा जा रहा है, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम। देखिए इसमें लिखा गया है द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, हम लोग ना अपने पैशन में, हम लोग ना अपने शौक़ में, हम लोग ना अपने ख्वाहिश में जितना इंडल्ज होंगे, जितना संलिप्त होंगे, जितना खो जाएंगे, हम अपने शौक़ को पूरा करने में अगर इंडल्ज हो जाएंगे, उसमें खो जाएंगे, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम जितना हम अपने शौक़ को पूरा करेंगे ना उतना ये अनब्रिडल्ड हो जाएगा, उतना ये अनियंत्रित हो जाएगा। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, इसीलिए हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे पूर्वज जो थे, वह ना इंडल्जेंस का मतलब हम लोग जो अपने शौक़ को पूरा करने में इंडल्ज हो जाते हैं, उसमें खो जाते हैं, उसके लिए ना एक लिमिट मतलब एगो सीमा तय कर दिए थे, एक लिमिट बना दिए थे। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन मतलब हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने देखा, उन्होंने माना कि ये जो हैप्पीनेस होता है, ये जो खुशी होता है ना, वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन वह एक मानसिक स्थिति होता है, उसका रुपया पैसा धन दौलत से कोई लेना देना नहीं होता है। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं पैराग्राफ 5 नंबर तक ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि अगर ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोग को फिर मज़ा नहीं आएगा। इस वीडियो का अगला जो पार्ट होगा उसमें पैराग्राफ नंबर 6 से आगे मैं पढ़ाऊँगा। तब तक मैं इतना वीडियो
ही बनाऊंगा, इतना ही तक ही पढ़ाऊंगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। अगर ये वीडियो देखने से अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा। और ये वीडियो अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो आप एक बार, 2 बार, 3 बार देख सकते हैं, क्योंकि अगर जितना बार आप देखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आप लोगों से इस वीडियो के दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।